All right, kids, welcome back to the online class. So, in our previous class, we studied the concept of franchise, the model of franchise, the business structure of franchise, and then we understood the concept of पब्लिक सेक्टर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. हमने बहुत डिटेल में पब्लिक सेक्टर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को लास्ट क्लास में कवर किया था, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. हमने ये पढ़ा था कि सर पब्लिक सेक्टर में वो बिजनेसेस होते हैं जो गवर्नमेंट ओन्ड और कंट्रोल्ड होते हैं, और इसमें भी हमारे पास दो मेन टाइप के बिजनेस लीगल स्ट्रक्चर होते हैं. सर एक पब्लिक कॉरपोरेशंस होते हैं और एक म्यूनिसिपल एंटरप्राइजेस होते हैं. हमने पब्लिक कॉरपोरेशंस के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा कि इनका मकसद सर्विस देना तो जरूर होता है, लेकिन फ्री में ये सर्विस नहीं देते. ये गवर्नमेंट के वो बिजनेस हैं जो गवर्नमेंट के लिए एक्चुअली पैसे कमाने के लिए बैठे हैं. दे आर देयर टू अर्न मनी फॉर द गवर्नमेंट. पब्लिक कॉरपोरेशंस लाइक पीआईए, पाकिस्तान रेलवे, नादरा, पासपोर्ट ऑफिस, सर वो पैसे कमाने के लिए बैठे हैं गवर्नमेंट के लिए. यस, सर्विस देंगे, लेकिन सर्विस के अगेंस्ट इंडिविजुअल को पैसे भी देने पड़ेंगे. इसके कंट्रास्ट हमने ये पढ़ा था म्यूनिसिपल म्यूनिसिपल एंटरप्राइजेस. ये लोकल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं और दे आर देयर टू गिव द सर्विसेज, द बेसिक सर्विसेज टू द पब्लिक फ्री ऑफ कॉस्ट, डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली टैक्स के थ्रू पे किया जाता है. तो जो टैक्स देता है उसकी जेब से टैक्स जा रहा है, तो उसको तो ये सर्विस फ्री नहीं पड़ रही, बट टेक्निकली यस, डायरेक्टली दे द सर्विसेज आर फ्री ऑफ कॉस्ट. रोड पे जाने के पैसे नहीं है, पार्क पे घूमने के पैसे नहीं है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है. बट यस, दे आर पेड आउट ऑफ द टैक्सेस, और वो लोकल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है. ये हमारी लास्ट क्लास का कंटेंट था. दिस ऑल्सो मार्क्स द एंड ऑफ चैप्टर 4 ऑफ सेक्शन 1. अब हमारे सेक्शन 1 का आखिरी चैप्टर है. दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ सेक्शन 1, चैप्टर 5. इसमें दो चीजें हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट. चैप्टर 5 में दो मेन हेडिंग्स हैं जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. सर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, हम बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, और हम पढ़ेंगे स्टेक होल्डर्स. ये दो बड़ी डेफिनेशंस, ये दो बड़े टर्म्स, ये दो बड़े कॉन्सेप्ट हमारे चैप्टर 5 में कवर होते हैं. वी कवर दीज टू थिंग्स इन चैप्टर 5. तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टेक होल्डर्स. तो सर सबसे पहले हेडिंग आ जाती है हमारे पास बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स. तो ऑब्जेक्टिव्स, नाम से पता चलता है कि ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एम्स, राइट, गोल्स, टारगेट्स. ऑब्जेक्टिव्स को अगर मैं यहां पे लिखूं ऑब्जेक्टिव्स, अंडरस्टैंड कीजिएगा, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ये एम्स होते हैं, गोल्स होते हैं, या फिर टारगेट्स होते हैं. तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, these are the aims, goals, targets which a business sets to achieve in a future time period. अगर बिजनेस ऑब्जेक्टिव की पूरी डेफिनेशन की बात की जाए, अगर बिजनेस ऑब्जेक्टिव की कंप्लीट डेफिनेशन की बात की जाए, तो अंडरस्टैंड कीजिएगा सर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं. फोकस कीजिएगा यहां पे. बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स की मैं डेफिनेशन आपके सामने लिखने जा रहा हूं, कंप्लीट डेफिनेशन, क्योंकि इसकी डेफिनेशन अक्सर एग्जामिनर पूछता है. बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स की डेफिनेशन वेरी ऑफन एग्जामिनर आपसे पेपर 1 में पूछता है, पेपर 2 में भी इवन पूछ लेता है. सर व्हाट आर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, क्या होते हैं ये बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स? तो नोट कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, व्हाट आर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स. तो सर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, these are the aims, targets, goals that a
business sets to achieve in a future time period. तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा सर, ऑब्जेक्टिव्स ये एम्स होते हैं, ये टारगेट्स होते हैं, ये गोल्स होते हैं जो बिजनेस सेट करता है आने वाले टाइम पीरियड में अचीव करने के लिए। आने वाले टाइम पीरियड में उसे ये एम्स, ये गोल्स, ये टारगेट्स अचीव करने हैं, उसे हम बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, एवरी बिजनेस हैज ऑब्जेक्टिव्स टू अचीव। अब सवाल यह आ जाता है स्टूडेंट्स का, सर व्हाई आर ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग ऑब्जेक्टिव्स? अगर हम बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स की बात करें डिटेल में, अंडरस्टैंड कीजिएगा, अगर हम बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स की बात करें डिटेल में, तो इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स के कई क्वेश्चंस बनते हैं। ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड स्टूडेंट्स के कई सवाल बनते हैं। सर पहला सवाल तो यही होता है, व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स? पहला सवाल तो यही होता है। तो उसका आंसर तो हमें पता चल गया कि भाई ये एम्स हैं, ये गोल्स हैं, ये टारगेट्स हैं जो कि एक बिजनेस अपने फ्यूचर टाइम पीरियड के लिए सेट करता है कि फ्यूचर में मुझे ये एम्स, ये गोल्स, ये टारगेट्स अचीव करने हैं। फिर सवाल आता है स्टूडेंट्स का, व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट? किधर क्या क्या इंपॉर्टेंस है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि सर क्या इंपॉर्टेंस है ऑब्जेक्टिव की, व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट? क्यों किसी बिजनेस के लिए ऑब्जेक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है? नोट कीजिएगा, एक और सवाल आता है, व्हाट कैन बी ऑब्जेक्टिव्स? क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं एक बिजनेस के? और फिर चौथा सवाल आता है स्टूडेंट्स का, कैन दे चेंज? तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, जो हमारी क्लास का कंटेंट होगा सारा, वो इन चार क्वेश्चंस के रिवॉल्व होगा। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? व्हाट आर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स? व्हाई आर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट? ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? व्हाट कैन बी द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स? क्या हो सकते हैं बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स? एंड कैन दे चेंज? क्या बिजनेस ऑब्जेक्टिव चेंज हो सकते हैं? तो अब हमारी क्लास का सारा कंटेंट इस पर होगा। अंडरस्टैंड कीजिएगा, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स ये एम्स हैं, ये गोल्स हैं, ये टारगेट्स हैं जो आने वाले वक्तों के लिए बिजनेस ने सेट किए हैं कि हमें ये अचीव करने हैं। सवाल आ जाता है, सर क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स की? क्यों सेट करता है बिजनेस? क्या जरूरत पड़ी है ऑब्जेक्टिव सेट करने की, टारगेट सेट करने की, गोल सेट करने की? क्या मिलता है सर बिजनेस को ये करने से? क्या जरूरत है बिजनेस को ये करने की? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अंडरस्टैंड कीजिएगा, इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। भाई सपोज करते हैं कि मैं अपने एक बिजनेस वेंचर से अपना काम कंप्लीट करके, लेट सपोज वहां पे जो भी फाइनेंस की और ऑपरेशंस की चीजें थी, सॉर्ट आउट करके, अपना काम फिनिश करके, मैं वेंचर से निकल के, अंडरस्टैंड कीजिएगा, गाड़ी में बैठा, गाड़ी में बैठा। ठीक है, अंडरस्टैंड कीजिएगा इस एग्जाम्पल को। ये इतनी आउट क्लास एग्जाम्पल है, इतनी जबरदस्त एग्जाम्पल है कि आपको ऐसा फील होगा कि ये एग्जाम्पल बिल्कुल आपके लिए बन रही है। और फिर हम इसे रिलेट करेंगे बिजनेस से, तो फिर आइडिया होगा कि यार ये क्या एग्जाम्पल थी। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को कि मैं, लेट सपोज, अपने तमाम चीजें वाइंड अप करने के बाद वेंचर से निकल के गाड़ी में बैठा,
मैंने गाड़ी स्टार्ट की, अनडिसाइडेड, अनडिसाइडेड कि मुझे कहां जाना है, मैंने गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दी। आई स्टार्ट ड्राइविंग ऑन द रोड, रोड तो है ही नहीं वैसे, रोड तो है नहीं। आई स्टार्ट ड्राइविंग ऑन खड्डा, खड्डे खड्डे हैं, खड्डों में थोड़े थोड़े रोड है हमारे पास, ठीक है ना। तो आई स्टार्ट ड्राइविंग ऑन द रोड्स, अनडिसाइडेड, बिल्कुल डिसाइड नहीं किया हुआ कि कहां जाना है। मुझे बताओ मैं कहां जाऊंगा, वेयर वुड आई एंड अप, वेयर आई एम हेडिंग टू। मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी है, चला रहा हूं मैं, गाड़ी चलाना शुरू कर दी है, अनडिसाइडेड कि मुझे कहां जाना है, अभी डिसाइड नहीं किया कि कहां जाना है, डिसाइडेड नहीं है, कुछ सोचा नहीं है कि कहां जाना है। तो बच्चों बताओ मैं कहां जा रहा हूं, वेयर आई एम हेडिंग टू, वेयर आई वुड एंड अप, कहां जा रहा हूं, कहां एंड अप करूंगा। आमना, मरियम, शायान, एनी आइडिया, वेयर वुड आई एंड अप, वेयर वुड आई एंड अप, वेयर आई एम हेडिंग टू, कहां जा रहा हूं मैं। शायान कह रहे होम, मरियम कह रही है नो आइडिया। शायान होम तो डिसाइडेड हो गया ना, अगर होम, इफ आई एम हेडिंग टू होम तो वो तो डिसाइडेड हो गया। अनडिसाइडेड, गाड़ी चला रहा हूं, जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं, वेयर आई एम हेडिंग टू, कहां जा रहा हूं मैं। नो आइडिया, अंडरस्टैंड कीजिएगा, नो आइडिया से भी बेहतर वर्ड है नो वेयर। आई एम हेडिंग टू नो वेयर। अच्छा अब अंडरस्टैंड करते हैं इस बात को। मैं, दिल में आया कि व्हेन लाइफ इज ट्रीटिंग एवरीथिंग राइट, अमार समाना मेक एनदर राइट, दिल में आ गया तो एक राइट और ले लिया। और नजर आया कि ओहो सब कितना अच्छा अच्छा है, लेकिन रास्ता लेफ्ट का खुला है, चलो लेफ्ट पे चले गए, फिर राइट पे चले गए, फिर सीधा चले गए, आगे मुड़ गए, बस जा रहे हैं। अब जाते जाते लेट सपोज हाईवे पे चढ़े, हैदराबाद पहुंच गए, जा रहे हैं, रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल डलवाया, फिर निकल गए। अब हैदराबाद से आगे जाते जाते लेट सपोज लाहौर के मोटरवे की तरफ पहुंचे हुए हैं, ठीक है ना, सखर से मुल्तान वाले मोटरवे पर टुवर्ड्स लाहौर जा रहे हैं। अब कहाँ कराची कहाँ लाहौर अंडरस्टैंड करना, मैं लेट सपोज मिसाल के तौर पे ऑलमोस्ट कराची से जो है वो 800 किलोमीटर 900 किलोमीटर दूर आ चुका हूं। बट अब सवाल है, हाउ फार डिड आई हैव कम, हाउ फार डिड आई हैव कम, अंडरस्टैंड कीजिएगा। सर यू आर नो वेयर, यू हैवंट कम एनी फार। वाई, क्योंकि सर आपका कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। अच्छा मिसाल के तौर पे लाहौर पहुंचने के बाद ख्याल आया अरे भाई घर जाना था, गजनी बन गया था थोड़ी देर के लिए मैं, थोड़ी देर के लिए नहीं, काफी काफी देर के लिए मैं गजनी बन गया था, राइट। हाँ, लाहौर पहुंचने के बाद ख्याल आया ओहो घर जाना था, ये कहा लाहौर कहाँ पहुंच गया मैं। अब आप मुझे ये बताएं, अब मैं ऑल द वे वापस लाहौर से कराची आ रहा हूं, हाँ घर आ रहा हूं, अब वेंचर से घर जाना था, वो घूमते 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 लाहौर पहुंच गए और अब वापस घर आ रहे हैं। अब आप मुझे एक बात बताएं, क्या क्या वेस्ट किया मैंने, एनी आइडिया, क्या क्या वेस्ट किया मैंने। एक क्लियर डायरेक्शन नहीं थी, एक क्लियर टारगेट नहीं था, एक क्लियर एम नहीं था, एक क्लियर गोल नहीं था, एक क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं था। वेरी गुड मरियम, वेरी गुड शायान। सर आपने पेट्रोल वेस्ट किया, आपने टाइम वेस्ट किया, आपने एनर्जी वेस्ट की, एनर्जी, जो एनर्जी मैं किसी और काम में लगा सकता था वो एनर्जी वेस्ट कर दी। अरे शायन कह रहे हैं, लेकिन सर घूम लिया मजा आया होगा। अरे बेटा अंडरस्टैंड करना, मतलब मैं अपने वेंचर से घर पहुंचा हूं वाया लाहौर, इसमें क्या मजा आया होगा। मैं वेकेशंस पे थोड़ी गया था, ट्रैवलिंग पे थोड़ी गया था, मैं अपने वेंचर से घर पहुंचा हूं वाया लाहौर। मैंने इस दौरान अपने कितने काम मिस कर दिए होंगे,
कॉलेज की क्लासेस मिस कर दी मैंने, अपने वेंचर्स की कुछ मीटिंग्स होंगी वो मिस कर दी, कुछ कमिटमेंट्स होंगी, ऑनलाइन क्लासेस मिस कर दी होंगी, गजनी बन के चले गए। क्यों? ऑब्जेक्टिव नहीं था, गोल नहीं था, एम नहीं था, टारगेट नहीं था मेरे पास, अनडिसाइडेड। तो इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब आप मुझे एक बात बताएं, फोकस कीजिएगा इस बात को। मेरे शायद 2 से 3 दिन जाया हो जाएंगे इस पूरे ट्रैवल कॉज में, 2 दिन तो मिनिमम जाया होंगे ही होंगे एट बॉटम। अगर मैं बगैर रुके मशीन की तरह गया हूं तो एट बॉटम मिनिमम 2 डेज, वरना 3 साढ़े 3 दिन जाया होंगे। पेट्रोल जाया हुआ होगा, मनी मनी टाइम एनर्जी सब जाया हुआ। मुझे आप ये बताओ, अब आप इस बात को अंडरस्टैंड करना, हाउ इंपॉर्टेंट आर ऑब्जेक्टिव टू अस, इंडिविजुअल एंड बिजनेस। किसी भी इंडिविजुअल के लिए या किसी भी बिजनेस के लिए ऑब्जेक्टिव्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, ये इस बात को आइडिया लगाओ, इस बात का, इस बात को अंडरस्टैंड करो कि एक इंडिविजुअल अमार समाना के चंद दिन जाया हो रहे हैं, कुछ रुपए का पेट्रोल, चंद हजार रुपए का पेट्रोल जाया हो रहा है और थोड़ी दिनों की एनर्जी वेस्ट हो रही है, तो इतना फील हो रहा है। सोचे जरा, विदाउट हैविंग क्लियर ऑब्जेक्टिव्स वेयर वुड बिजनेस हेड टू? बताएं जरा, अगर बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स नहीं होंगे, अगर बिजनेस के पास ऑब्जेक्टिव्स नहीं होंगे, तो बताओ बिजनेस कहां जाएगा? वेयर इज बिजनेस हेडिंग टू? Where is that business heading to? And where are its workers heading to? And where are their managers heading to? Exactly, Mariam. Very good point. Mariam is saying, sir, towards failure. Exactly. Without having clear sense of direction, without having aims, right? Without having targets, without having goals, a business would be heading towards failure. कहां जा रहा है? प्रोग्रेस ही नहीं पता चल रही। मैं लाहौर पहुंच गया, पूछा मैंने भाई क्या प्रोग्रेस है मेरी, तो प्रोग्रेस तो उस वक्त पता चलेगी ना जब ये पता चले कि मैं जा कहां रहा हूं, वेयर आई एम हेडिंग टू। तो अब आप अंडरस्टैंड करें इस बात को, अब आप इस बात को अंडरस्टैंड करें कि एक इंडिविजुअल के चंद दिन जाया होने से, थोड़े से पैसे जाया होने से, थोड़ा सा टाइम जाया होने से हमें इतना बुरा फील हो रहा है। तो सोचो एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कई 100 लोग हैं, कई हजार लोग हैं, और अगर उसके पास एम्स गोल्स टारगेट्स नहीं होंगे तो उनका, उनके साथ क्या प्रॉब्लम होगी? यू गाइस कैन इमेजिन इट। आप इसको अब इमेजिन कर सकते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। नाउ यू गाइस कैन इमेजिन इट। इज दिस राइट? इज दिस राइट? तो सवाल जो आ जाता है हमारे पास कि सर व्हाई आर हैविंग ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट? बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स होना क्यों इंपॉर्टेंट है? व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट? गाइस जस्ट एक मिनट, आई थिंक। Alright kids, so this tells us why are having objectives important. इससे हमें पता चलता है कि भाई ऑब्जेक्टिव्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव्स का होना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो अब आप नोट कीजिएगा why, ये देखिएगा, इस पे अब हम डिस्कशन करते हैं, फर्दर कंटिन्यू करते हैं इसको। ऑल बिजनेसेस हैव एम्स और ऑब्जेक्टिव्स टू अचीव। दुनिया के तमाम बिजनेसेस के पास ऑब्जेक्टिव्स हैं, एम्स हैं, गोल्स हैं उन्हें अचीव करने के लिए। देयर एम्स कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर टाइप ऑफ बिजनेस, और these can change depending on situations. Businesses of any size can benefit from having clear objectives or targets to work towards, such as, अब अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, जो एम्स है ना, एम्स गोल्स टारगेट्स जिन्हें हम बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, दे डिपेंड फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करेंगे, फ्लक्चुएट करेंगे, और सिचुएशन टू सिचुएशन भी फ्लक्चुएट करेंगे।
ये सिचुएशन टू सिचुएशन भी चेंज करेंगे। तो वो जो सवाल था ना, कैन बिजनेस ऑब्जेक्टिव चेंज? यस सर, दे डू चेंज। बिजनेस ऑब्जेक्टिव डू चेंज। कब चेंज होंगे वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। क्यों चेंज होंगे बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। क्या सर बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स यूनिफाइड नहीं होते, एक ही तरीके से नहीं रहते? नहीं नहीं, बिजनेसेस ऑब्जेक्टिव्स डू चेंज। क्यों चेंज होते हैं, कब चेंज होंगे, कैसे चेंज होंगे, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन अंडरस्टैंड कीजिएगा, देयर आर बेनिफिट्स ऑफ हैविंग ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स होने से बिजनेसेस को बहुत फायदा है। क्या फायदा है सर? दे गिव मैनेजर्स एंड वर्कर्स a clear target to work towards, which increases motivation. अब अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को कि सर ये जो बेनिफिट्स हैं, ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये मैनेजर्स और वर्कर्स को एक क्लियर टारगेट दे देते हैं कि क्या काम करने, कहां काम करना है, क्या काम करना है। इससे मोटिवेशन बढ़ती है। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, जब हैविंग क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, having clear sense of direction, having clear work towards, how they can increase motivation, ये कितनी ज्यादा मोटिवेशन इंक्रीज कर देते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। वन ऑफ माय फ्रेंड हु वर्क्स इन जोंग, उसका पिछले कई सालों से आई थिंक पिछले 10 सालों से तो उसका ये रूटीन है ही है। अंडरस्टैंड कीजिएगा, जोंग बीइंग अ मल्टीनेशनल, अपने तमाम वर्कर्स को, तमाम डिपार्टमेंट्स को, हम आगे जाके हम आगे बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स की हिरारकी पढ़ेंगे। हम बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स की आगे हिरारकी पढ़ेंगे अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तो आपको आइडिया होगा कि हाउ आर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स डिवाइडेड इनटू इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। तो पूरे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब जोंग जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाता होगा कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, हमें किन एम्स को, गोल्स के पे काम करना है, क्या चीजें अचीव करनी है। अब जाहिर सी बात है, जो 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 एचओडीज हैं, डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलो, बीओडीज बोलो, या हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स बोलो, एचओडीज बोलो, वो तो खुद काम नहीं करने बैठेंगे ना सारा। वो तो स्ट्रैटेजिकल काम कर रहे हैं, बड़े बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, स्ट्रैटेजिक लेवल पे। तो वो ऑर्गेनाइजेशन के सारे ऑब्जेक्टिव्स को डाउन द लेवल ट्रांसफर करना शुरू कर दें। वो अपने अपने मैनेजर्स को देंगे, मैनेजर्स अपने पीएस को देंगे, वो टॉप मैनेजर्स को देंगे, फिर वो मिडिल मैनेजर्स को देंगे, फिर वो जूनियर मैनेजर्स को देंगे, फिर सुपरवाइजर तक जाएगा, स्टाफ तक जाएगा, वर्कर्स तक जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से काम सारा डाउन द लेवल ट्रांसफर होता जाएगा। तो जोंग भी का मल्टीनेशनल, वो अपने तमाम वर्कर्स का रोस्टर बनाती है। अब रोस्टर क्या होता है? रोस्टर में पूरे साल के टारगेट्स दिए हुए होते हैं वर्कर्स को, कि भाई आपके एज एन इंडिविजुअल ये टारगेट्स हैं, एज अ टीम ये टारगेट्स हैं, एज अ डिपार्टमेंट ये टारगेट्स हैं। तो वर्कर्स को रोस्टर मिल जाता है साल के शुरू में ही, पूरे साल का। मतलब 2025 के तमाम ऑब्जेक्टिव्स के बारे में फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी पता चल गया होगा कि भाई ये रोस्टर है, और ये ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन ने दिए हैं, और ये काम हमें पूरे साल में करना है। अब माय फ्रेंड, वो उसने क्या किया हुआ है ये, कि ही वर्क्स यूजुअली ऑलमोस्ट ऑल सैटरडेज, बट समटाइम्स संडेज एज वेल, फॉर द फर्स्ट 8-9 मंथ्स। ये जो अगस्त सितंबर तक है ना, अगस्त सितंबर तक वो ना सिर्फ अपने 5 दिन रेगुलर काम करता है, मंडे टू फ्राइडे, बल्कि सैटरडे संडेज को भी, सैटरडे तो वेरी फ्रीक्वेंटली, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एवरी सैटरडे मैंने देखा है उसे, ऑलमोस्ट एवरी सैटरडे। कभी कभार संडेज को भी वो काम कर रहा होता है, विदाउट टेकिंग अ ब्रेक वो काम कर रहा होता है। तो करता क्या है वो, उसका टारगेट होता है कि बाय सितंबर, और बाय एट मैक्स मिड ऑफ अक्टूबर, वो अपना रोस्टर पूरा कंप्लीट करके अपने मैनेजर को सबमिट कर दे। ये लीजिए सर, माय रोस्टर बाय मिड अक्टूबर।
अब अंडरस्टैंड करना, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने उसे क्लियर ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, क्लियर टास्क दिए हुए हैं, वर्क डेजिग्नेट किया हुआ है कि भाई साहब आपके ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपने ये चीजें पूरे साल में अचीव करनी है। टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, इस साल में करनी है। 2025 में आपके ये गोल्स हैं, ये एम्स हैं, ये टारगेट्स हैं, इन पे काम करना है। अगर आप सेल्स मार्केटिंग को बिलोंग करते हो तो इतना कस्टमर एक्विजिशन करना है, इतना न्यू क्लाइंटेल लेकर आना है, इतना कस्टमर फीडबैक हमें आपसे चाहिए, ये रीजन में इतनी एक्विजिशन चाहिए, वो जो भी टारगेट्स हैं आपको दे दिए गए। फाइनेंस है तो फाइनेंस के टारगेट्स होंगे, ऑपरेशन है तो ऑपरेशंस के टारगेट्स होंगे, कस्टमर रिलेशनशिप में हो तो कस्टमर रिलेशनशिप के टारगेट्स होंगे। मल्टीनेशनल है, बहुत क्लियरली वर्क करती है, ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स बड़े क्लियर हैं, तमाम वर्कर्स को टारगेट दे दिए। तो माय फ्रेंड वो क्या करता है, वो रोस्टर अपना बाय मैक्सिमम अक्टूबर मिड तक अपने मैनेजर को, अपने बॉस को, अपने सीनियर को, अपने सुपरवाइजर को सबमिट कर देता है कि सर डन, रोस्टर डन। अब ऑर्गेनाइजेशन दो ऑप्शंस देती है, दो ऑप्शंस। पहला ऑप्शन कि भाई you have completed the roster, you have completed the task designated for this year, you have now the liberty to have vacations, paid vacation। अब आपके ऑफ है, सबमिट हो गया आपका टास्क, आपके रोस्टर डन हो गए, आपने वो कैसे भी किया, अपने रूटीन टाइम में कर लिया, एफिशिएंटली, रूटीन टाइम से एक्स्ट्रा टाइम लगा के किया। अब हम आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे, यू आर नॉट बाउंड टू रिपोर्ट टू द कंपनी फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर। पेड वेकेशन है आपका, आपको आपको सैलरी मिलती रहेगी, आपकी जो भी बेनिफिट्स है वो आपको मिलते रहेंगे। यू कैन हैव दिस, और company can assign you some extra tasks for remaining part of the year with twice of the सैलरी। वो जो डबल रेट हो जाएगा आपका, आपका ओवर टाइम कंसिडर किया जाएगा, तो आपका बेनिफिट जो है सैलरी मोड में, वेजेस मोड में, वो डबल हो जाएगा। आपको हम कुछ और एक्स्ट्रा टास्क असाइन करते हैं। तो वो अब आप अंडरस्टैंड कीजिएगा कि देखो क्या मोटिवेशन है कि पहले वो 9 महीने एक्सट्रीम एफर्ट करके अपने ऑब्जेक्टिव्स एक तरफ कर देता है, 9, 9.5, 9.5 मंथ, और रिमेनिंग 2.5, 3 मंथ्स वो वेकेशन पर होता है, फैमिली के साथ पूरा टाइम स्पेंड करता है, कभी कहाँ घूम रहा है, कभी कहाँ घूम रहा है, कभी कहाँ घूम रहा है। तो पता चल जाता है कि भाई टारगेट्स डन हो गए। तो देखो टारगेट्स होंगे तो डन होंगे ना, दिस इज द इंपॉर्टेंट ऑफ हैविंग क्लियर टारगेट्स। आगे चलते हैं। होल ऑर्गेनाइजेशन will be focused and moving towards one objective, thus uniting whole organization and reducing conflicts। अब सर एक ऑर्गेनाइजेशन में 35,000 एम्प्लॉयज हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में 35,000 एम्प्लॉयज हैं। अंडरस्टैंड करो, अगर पूरी ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रही हो, कितना पैनिक सिचुएशन होगा, कितना हैपेजर्ड सिचुएशन होगा। तो याद रखिएगा, एक गाड़ी के दो ड्राइवर नहीं हो सकते, हाँ, दो वो अलग अलग जा रहे होंगे फिर, और कितना मुश्किल होगा। तो ऑर्गेनाइजेशन नीड वन वन सेंट्रल ऑब्जेक्टिव टू वर्क टुवर्ड्स, ताकि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के तमाम डिपार्टमेंट्स और उन डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाले तमाम लोग एक ही डायरेक्शन में चलें, कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। ठीक है, बिजनेस मैनेजर्स can compare their actual performance with their pre-set targets। अब आप देखो, हम आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ेंगे, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, PRP, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। तो सर परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस पता ही तब चलती है जब टारगेट होता है, जब ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि कितना अच्छा परफॉर्म किया। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, मुझे वेंचर से घर जाना था, मुझे वेंचर से घर जाना था, आधे घंटे का भी रास्ता नहीं है, 20 मिनट का भी रास्ता नहीं है, मैं लाहौर से 3 दिन बाद होकर आ रहा हूं। तो अब आप देखो परफॉर्मेंस तो बहुत बुरी रही, पहुंच गया, घर पहुंच गया, रिसोर्सेज जाया किए, टाइम वेस्ट किया, एनर्जी ड्रेन की। तो सर
बिजनेस मैनेजर्स कैन कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर्स, लेकिन उसके लिए ऑब्जेक्टिव्स होना जरूरी है। तो विद ऑब्जेक्टिव्स, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड, द वर्कर्स परफॉर्मेंस कैन बी टेस्टेड। तो ये हैं बेनिफिट्स ऑफ हैविंग क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। व्हाई आर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट? क्यों बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट हैं? सर ये बेनिफिट्स हैं बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स होने से। अब सवाल आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि सर क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं? व्हाट कैन बी बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स? सर बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं? तो इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। आमना, मरियम, शायान, बच्चों इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि एवरी बिजनेस would have its own objective, and this can be true that every business can have different objectives. ये बात याद रखिएगा, दुनिया के हर बिजनेस के अपने डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, लेकिन लेकिन दुनिया के तमाम बिजनेसेस के चंद बहुत कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, द मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, जो दुनिया के तमाम बिजनेसेस के सबसे कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो हैं: नंबर वन, बिजनेस सर्वाइवल; नंबर टू, प्रॉफिट; नंबर थ्री, बिजनेस एक्सपेंशन। ये देखो, एक्सपेंशन, ये हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, ग्रोथ पढ़ा है ना हमने, ग्रोथ। आमना, मरियम, शायान, हमने बिजनेस ग्रोथ पढ़ा है ना चैप्टर नंबर 3 में, कि बिजनेस, दुनिया का हर बिजनेस ग्रो करना चाहता है। तो देखो ऑब्जेक्टिव्स: इंटरनल ग्रोथ, एक्सटर्नल ग्रोथ। और एक्सटर्नल ग्रोथ जैसे इंटीग्रेशन कहते हैं, तो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, वर्टिकल इंटीग्रेशन, कॉन्ग्लोमेरेट इंटीग्रेशन, राइट। फिर टू इंक्रीज मार्केट शेयर, नंबर 4, एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द कम्युनिटी। सर दुनिया के तमाम बिजनेसेस के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये 5। चलें स्टार्ट करते हैं, इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सर सबसे पहले आ जाता है हमारे पास सर्वाइवल। सर्वाइवल, अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, दुनिया का हर बिजनेस सरवाइव करना चाहता है, दुनिया का हर बिजनेस सरवाइव करना चाहता है। इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि अगर सर्वाइवल ही नहीं हुआ, राइट, अगर सर्वाइवल ही नहीं हुआ तो फिर बिजनेस चलेगा कैसे? इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि अगर सर्वाइवल ही नहीं हुआ तो बिजनेस चलेगा कैसे? बिजनेस तो रहेगा ही नहीं। सरवाइव करने का मतलब है बिजनेस का बचना, बिजनेस का रहना। तो बिजनेस के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए, सबसे पहला, सबसे प्राइमरी, फोरमोस्ट जो ऑब्जेक्टिव आ जाता है सर, वो है सर्वाइवल। आई थिंक द स्क्रीन इज स्टक, एक मिनट, वापस आ गई है, आर वी बैक? ओके, यस, ओके, परफेक्ट। लेट मी सी, दिस इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम। ओके ग्रेट, सो वी वर टॉकिंग अबाउट सर्वाइवल, के सर दुनिया के हर बिजनेस का सबसे पहला, सबसे प्राइमरी, द फोरमोस्ट अप फ्रंट बिजनेस ऑब्जेक्टिव इज सर्वाइवल। अंडरस्टैंड कीजिएगा, दुनिया का हर बिजनेस सरवाइव करना चाहेगा। इफ अ बिजनेस डज नॉट सर्वाइव, इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि अगर एक बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकेगा, इट्स ओनर्स लूज एवरीथिंग। So if a business does not survive, its owners lose everything, and that is true. अगर बिजनेस सर्वाइव ही नहीं कर सका तो जो पैसे बिजनेस में ओनर्स ने लगाए हैं वो लूज कर जाएंगे। Therefore, businesses need to focus on this objective the most when they are starting up, competing with other businesses, और इन एन इकोनॉमिक रिसेशन। तो इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, जब कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो उसका सबसे पहला टारगेट होता है सरवाइव करना, कि भाई किसी तरीके से मैं मार्केट के
जो चेंजेस होंगे, मार्केट की जो कंडीशंस होंगी, उसमें मैं पेनिट्रेट करके एटलीस्ट सर्वाइव कर जाऊं। क्योंकि अर्ली इयर्स आर द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम फॉर अ बिजनेस टू सर्वाइव, even in a new market, even in a new field, new product। कोई बिल्कुल नया प्रोडक्ट लेकर आ गया बिजनेस, कोई बिल्कुल नई चीज लेकर आ गया, न्यू, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज, उसमें भी सर्वाइवल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सरवाइव करना ये किसी भी बिजनेस का सबसे पहला प्राइमरी फोकस होगा। अगर मैं एक फास्ट फूड बिजनेस ओपन कर रहा हूं, जैसे हमने सोल ट्रेडर वाली एग्जांपल में हमने एएफसी ओपन किया था, तो याद रखिएगा एएफसी का सबसे पहला टास्क ये था कि सरवाइव करना है। सरवाइव कर सकेंगे तो बाकी सारे काम होंगे। अब एक दफा बिजनेस ने सरवाइव कर लिया, 1, 1.5, 2, 2.5, 3 साल उसने मार्केट में तमाम ऊंच नीच बर्दाश्त कर ली, हर हर तरीके से जो प्रॉब्लम्स थी वो फेस कर ली। अब उसका अगला टास्क क्या होगा? सर्वाइवल मोड डन हो गया, तो सर अगला उसका ऑब्जेक्टिव होगा प्रॉफिट। एक और नया टारगेट आ जाएगा प्रॉफिट के, भाई सरवाइव तो हो गया, अब हमें प्रॉफिट अर्न करना है। तो सर प्रॉफिट, प्रॉफिट इज व्हाट कीप्स अ बिजनेस, कंपनी नहीं है एक्चुअली, इट्स बिजनेस। प्रॉफिट इज व्हाट कीप्स अ बिजनेस गोइंग एंड इज द मेन एम ऑफ मोस्ट प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस। इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि सर ये प्रॉफिट ही है जिसकी वजह से एक बिजनेस काम कर रहा होता है। अगर मैं अपने वेंचर्स चला रहा हूं, मैंने अपने वेंचर्स में पैसा लगाया हुआ है और मैं टीचिंग के बाद भी उन वेंचर्स को देख रहा हूं, तो अल्टीमेटली मेरा मोटिव प्रॉफिट है। अल्टीमेटली मेरा प्रॉफिट मोटिव है, एंड प्रॉफिट इज व्हाट इज कीपिंग मी एंड माय बिजनेस रनिंग इन द कंपटीशन। तो याद रखिएगा, दुनिया का हर बिजनेस प्रॉफिट कमाना चाहेगा। नॉर्मली अ बिजनेस विल ट्राई टू ऑब्टेन a satisfactory level of profits so they do not have to work long hours or pay too much tax. Without any profit at all, the owners are likely to close the business। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, सर प्रॉफिट अर्न करना है, लेकिन इधर भी एक डिबेट आ जाती है हमारे पास, यहां पर भी एक डिबेट आ जाती है, कितना प्रॉफिट अर्न करना है, हाउ मच प्रॉफिट। तो बहुत सारे ओपिनियंस इसमें मौजूद हैं। उसमें एक ओपिनियन चंद ओनर्स का, एंटरप्रेन्योर्स का ये भी है कि सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ प्रॉफिट अर्न करो, इतना प्रॉफिट कि बस काम चल सके, हमारा घर चल सके, हमारे हमारे वेंचर्स चल सके, ताकि हमें ज़्यादा लॉन्ग आवर्स, एक्सेसिव आवर्स, ओवर टाइम काम ना करना पड़े और बहुत ज़्यादा टैक्स ना देना पड़े। क्योंकि यहाँ पर डिबेट आ जाती है द वर्क लाइफ बैलेंस की, एंड द रिवॉर्ड फॉर ओनर्स वर्सेस रिवॉर्ड फॉर द गवर्नमेंट। तो एक 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 माइंडसेट ऐसा भी है जो ये कहता है काम हम करेंगे, मेहनत हम करेंगे, प्रॉफिट हम बनाएंगे, टैक्स गवर्नमेंट ले जाएगी, तो हम उतना काम ही नहीं करेंगे कि गवर्नमेंट टैक्स ले। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, प्रॉफिट दूसरा टारगेट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। सर द थर्ड ऑब्जेक्टिव इज ग्रोथ एक्सपेंशन। ये हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 में डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ग्रोथ कैन ओनली बी अचीव व्हेन कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड विद अ बिजनेस। When businesses grow, they create more jobs and make them more secure. When a business is larger, the status and salary of managers are increased. Growth also means that a business is able to spread risks by moving to other markets, or it is gaining a larger market share. Bigger businesses also gain cost advantages called economies of scale। तो अब आप देखें, ग्रोथ अचीव हो सकती है इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरीकों से, और ग्रोथ के सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस हैं, हम ये बात पढ़ चुके हैं कि जब बिजनेस ग्रो करता है तो उसकी एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल वाला फैक्टर जो पढ़ा था हमने, जब बिजनेस ग्रो करता है तो उसका कस्टमर बेस बढ़ जाता है, कस्टमर एक्विजिशन अच्छी हो जाती है,
वर्कर्स वो एफिशिएंट वर्कर्स रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, इनएफिशिएंट वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन से हट जाएंगे, उनको जाना पड़ेगा इवेंचुअली। पता चल जाएगा बहुत क्लियरली कि ये एफिशिएंट वर्कर्स हैं, ये इनएफिशिएंट वर्कर्स हैं। तो ग्रोथ से ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की इमेज इंप्रूव हो रही होती है, सेल्स बढ़ रही होती हैं, मार्केट शेयर इंप्रूव हो रहा होता है। अगला ही पॉइंट मार्केट शेयर का लिखा हुआ है, तो चलें चलते हैं मार्केट शेयर। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस सिर्फ मार्केट शेयर पे भी फोकस करती हैं। अब मार्केट शेयर होता क्या है, सिंपल वर्डिंग्स में यहां पे डिफाइन करके आपको दे रहा हूं। मार्केट शेयर, मार्केट शेयर, क्योंकि ये टर्म आगे भी बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये मार्केट शेयर क्या होता है। गौर से देखिएगा, मार्केट शेयर, दिस इज द सेल्स ऑफ अ बिजनेस एज कंपेयर्ड टू इट्स इंडस्ट्री सेल्स। तो अब आप नोट कीजिएगा, दिस इज सेल्स ऑफ अ बिजनेस। अच्छा, आमना, मरियम, शायान, क्या मुझे सेल्स और इसमें बिजनेस और इंडस्ट्री में फर्क बता सकते हो? या मैं एक काम करता हूं, इस पे और बेहतर टर्म लिखता हूं, सेल्स ऑफ अ फर्म। क्या आप मुझे आमना, मरियम, शायान, क्या आप मुझे, गाइस, क्या आप लोग मुझे फर्म और इंडस्ट्री का डिफरेंस बता सकते हैं? कैन यू गाइस टेल मी द डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री? या आर दे सेम? या आर दे सेम और आर दे डिफरेंट? So if they are different, what is the difference between a firm and an industry? Yes, please. शायन कह रहे हैं दे आर सेम सर। ओके शायान, ओके, दे आर सेम, ठीक है, आपका जवाब मैं फिलहाल रीड आउट कर रहा हूं, ठीक है। व्हाट अबाउट आमना, मरियम, डू यू गाइज हैव एनीथिंग टू से अबाउट इट? व्हाट डू यू गाइज थिंक? इज फर्म एंड इंडस्ट्री सेम? आर दे सेम और आर दे डिफरेंट? So they are not same. Mariam कह रही है they are not same. So what is the difference? You, Mariam, is this right? You are trying to say this is not same, but I don't know the difference. Sir, they are not same, but I don't know the difference. All right, perfect. अब understand कीजिएगा, understand कीजिएगा। मैं यहां पे बता रहा हूं, firm is one business. फर्म एक बिजनेस है। अरे वाह आमना, वेरी गुड। फर्म इज अ सिंगल एंटिटी, क्या बात है, वेरी गुड, एग्जैक्टली, वेरी गुड आमना, बिल्कुल यही पॉइंट है, मैं एग्जैक्टली यही बात करने जा रहा हूं। फर्म इज वन बिजनेस, फर्म एक बिजनेस है। जैसे मिसाल के तौर पे अंडरस्टैंड कीजिएगा, मीजान बैंक, तो मीजान बैंक एक फर्म है, एक बिजनेस है। इसी तरीके से टोयोटा इंडस मोटर्स, टोयोटा इंडस मोटर एक बिजनेस है, एक फर्म है। इसी तरीके से पिज्जा हट एक बिजनेस है, एक फर्म है। तो फर्म इज अ बिजनेस, वेयर एज इंडस्ट्री इज द कलेक्शन ऑफ ऑल फर्म्स रिलेटेड टू दैट इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री जो है वो उन तमाम फर्म्स का कलेक्शन है जो उस इंडस्ट्री का पार्ट है। जैसे मिसाल के तौर पे बैंकिंग इंडस्ट्री, अब बैंकिंग इंडस्ट्री नाम से पता चल रहा है सारे बैंक्स की बात कर रहा है, तो बैंकिंग इंडस्ट्री है, मीजान बैंक फर्म है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, नाम से पता चल रहा है गाड़ियों की इंडस्ट्री की बात हो रही है, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, टोयोटा फर्म है। इसी तरीके से पिज्जा इंडस्ट्री,
नाम से पता चल रहा है कि पिज्जा के फर्म्स की बात हो रही है, पिज्जा से रिलेटेड इंडस्ट्री, तो पिज्जा इंडस्ट्री है, पिज्जा हट फर्म है। बेवरेज इंडस्ट्री, पेप्सी फर्म है। इज दिस क्लियर शायान? शायान आप क्लियर है बेटा? मरियम इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, अगर हम बात करें सेल्स ऑफ टोयोटा, टोयोटा की सेल्स अपॉन इंडस्ट्री सेल्स इनटू 100, तो इसे हम मार्केट शेयर कहेंगे। इसी तरीके से मीजान बैंक इनकम, मीजान बैंक का रेवेन्यू ओवर इंडस्ट्री सेल्स, इंडस्ट्री रेवेन्यू, मीजान बैंक का रेवेन्यू इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल बैंकिंग इंडस्ट्री रेवेन्यू, तो उसे हम मार्केट शेयर कहेंगे। इसी तरीके से अगर हम पेप्सी की सेल्स को इंडस्ट्री की सेल्स से कंपेयर करें, तो सर ये हमें मार्केट शेयर मिलेगा। दिस इज द मार्केट शेयर, ये हमें मिलेगा मार्केट शेयर। तो अब आप इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, दुनिया का हर बिजनेस मार्केट शेयर पे भी काम करता है। मार्केट शेयर क्या है? ये लिखा हुआ है, इट इज द प्रोपोर्शन ऑफ होल इंडस्ट्री सेल्स अचीव्ड बाय वन बिजनेस। तो इट इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला सेल्स ऑफ द बिजनेस अपॉन टोटल इंडस्ट्री सेल्स इनटू 100। ये ऑलरेडी नीचे लिखवा चुका हूं। आखिरी ऑब्जेक्टिव है हमारा, मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्टिव में से आखिरी ऑब्जेक्टिव है सर्विस टू द कम्युनिटी। Some private businesses are set up not only to make profit but to provide services to the society as well. अब आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, इससे पहले हमने जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर पढ़ा था, इससे पहले जो हमने प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर पढ़ा था, उसमें हमने बहुत डिटेल में इस बात को अंडरस्टैंड कीजिए किया था कि सर पब्लिक सेक्टर का मोटिव होता है सर्विसेज देना कम्युनिटी को, सोसाइटी को, सोसाइटी को सर्विस देना, कम्युनिटी को सर्विस देना। लेकिन अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये सर्विसेज सोसाइटी को, कम्युनिटी को सिर्फ पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट का ही ऑब्जेक्टिव नहीं होता, बल्कि ये प्राइवेट सेक्टर का भी हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो कैन वर्क टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। इनको हम कहते हैं, दीज बिजनेसेस आर कॉल्ड सोशल एंटरप्राइजेस। इनको हम कहते हैं, प्लीज गौर से देखिएगा, इनको हम कहते हैं सोशल एंटरप्राइजेस। मैं सोशल एंटरप्राइजेस के बारे में यहां पे ये बात लिख रहा हूं। ओके, एक मिनट दीजिएगा मुझे। मैं यहां पे ऑल राइट, तो अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं सोशल एंटरप्राइजेस की। के सर जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर बिजनेस और सिर्फ पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट बिजनेसेस ही सर्विसेज प्रोवाइड करें, बल्कि कुछ प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस भी होते हैं जिनका मकसद प्रॉफिट कमाने के साथ साथ, प्रॉफिट कमाने के साथ साथ सोसाइटी को सर्व करना भी होता है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को हम सोशल एंटरप्राइज कहते हैं। तो सोशल एंटरप्राइज हमारी नेक्स्ट क्लास का कंटेंट होगा। मुझे बताएं, क्या आज की क्लास का सारा कंटेंट क्लियर है?